नून लीग के वलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया है, यानी ये ऊंट जो है किसी करवट बैठा। इमरान खान ने पीटीवी के जो मुलाजिम है उसके एक वफ्द के साथ इसराइल जाने पर खुलकर तनकीद की। इसराइल का दौरा क्या किसी साजिश का हिस्सा है? इमरान खान ने बता दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो इस बार वो पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे, और अगर तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो हिकमत अमली क्या होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन इस दिन अदालत क्यों नहीं गए थे और उनको किसने क्या पैगाम दिया था। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और सबसे पहले तो अहम खबर है कि नून लीग के वलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया है, यानी ये ऊंट जो है किसी करवट बैठा। गवर्नर पंजाब का जो मसला है ये भी हल हो चुका है। और इसके अलावा बात होगी प्रोग्राम में आगे जाके इमरान खान साहब ने पेशावर में जो वकला कन्वेंशन है उससे क्या अहम बात की है। इमरान खान ने PTV के जो मुलाजिम है उसके एक वफ्द के साथ इसराइल जाने पर खुलकर तनकीद की। इसराइल का दौरा क्या किसी साजिश का हिस्सा है? अब ये सवाल गर्दिश कर रहा है। मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट की एक और कहानी सामने आ गई है, आप सबने सुनी भी होगी, देखी भी होगी वो जो कहानी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जो जिद्दोजहद है उसके ज़रिए जो फरसूदा निज़ाम है उसको बदलने की एक तो कोशिश करना, एक होता है बहुत कोशिश करना। उन्होंने बहुत कोशिश की, यानी उन्होंने सियासत की जो समत है उसका रुख मुख्तदर हलकों की बजाय आवाम की जानिब मोड़ा। उन्होंने खारिजा पॉलिसी के घिसे पिटे ढांचे को बदलने में कह लें कि एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। लेकिन जैसा एक मिसाल है कि जिसको मिलावट से भरा हुआ दूध पीने की आदत हो जाए और उसे एकदम से खालिस दूध पीने को दे दिया जाए तो उसका मैदा फौरी तौर पर उस खालिस दूध को कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैदे को मिलावट वाला दूध पीने की आदत होती है। अब ठीक वैसे ये जो हमारा निज़ाम है जिसको आवाम के लिए खालिस करने के लिए इमरान खान ने अपनी तब्दीली का जो फ़िल्टर है वो लगाया, लेकिन वो रहबर जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे उनकी दुखती रग पर इमरान खान ने हाथ रखा, जिसके बाद इमरान खान के मुखालिफिन ने तरह तरह की साजिशों के तहत इमरान खान को दबाना चाहा। इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाता रहा, लेकिन इमरान खान अपने मकसद से ज़रा बराबर भी पीछे नहीं हटे। इमरान खान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को साफ साफ अल्फाज में पैगाम दिया कि उनकी जो कौम है वो सर झुकाकर अमेरिका की हर बात को आंखें बंद करके कबूल नहीं करेगी। फिर क्या था, बैरूनी कुव्वतें भी इमरान खान के खिलाफ हो गई, मुतहरिक हो गई, और इन बैरूनी कुव्वतों ने उन अंदरूनी कुव्वतों को भी अपने साथ मिला लिया जो इमरान खान के पहले खिलाफ थी, और यूँ इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करके रिजीम चेंज कर दिया गया। लेकिन इमरान खान रुकने वाले नहीं, थकने वाले नहीं। वो आज भी अपने उन्हीं उसूलों पर साबित कदमी से खड़े हैं और साबित कदम रखे हुए हैं। और आज पेशावर में भी उन्होंने वकला कन्वेंशन से बैरूनी मुदाखलत और अंदरूनी आलाकारों को रज कर बेनकाब किया। क्लिप देखिए अपने इमरान खान साहब को। इमरान खान का कहना था कि अगर हमने इस वक्त हालात का मुकाबला नहीं किया तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान फैसला कुन मरहले पर खड़ा हुआ है, वकला ने इसको जहाद समझना है। ये जंग हकीकी आज़ादी के हकूक़ की जंग है। बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत मुसल्लत है हमें उसका मुकाबला करना है। मैं अगले लाए अमल की तैयारी करवाने आया हूँ, चाहता हूँ कि वकला मेरे साथ खड़े हों। धमकी दी गई कि इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होगा। जो चोर ऊपर बिठा दिए हैं इससे कानून की धज्जियाँ उड़ेंगी। प्रोसिक्यूटर को शहबाज शरीफ के केस से रोका गया। हमारा मुतालिबा है कि शरीफों के केस सुप्रीम कोर्ट खुद सुने, सुप्रीम कोर्ट खुद इनके केसेस की मॉनिटरिंग भी करे। अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को ही अपने लिए कह लें कि उम्मीद की एक किरण समझते हैं, क्योंकि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट और उनके मौजूद जजेस पर पूरा एतमाद है। इसीलिए इमरान खान हुकूमती हथकंडों और हुकूमती गुंडागर्दी पर खुद कोई कदम उठाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें जमाए हुए हैं कि आला अदलिया उन्हें आज़ादी के साथ मार्च करने की इजाज़त दे दे। अब इसीलिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं कि हमें एहतजाज का हक है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दी तो फिर हम दूसरी हिकमत अमली बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को किस कानून के तहत रोका गया? उन्होंने पूछा। जिस दिन हम डी चौक पहुंचे हमने सिर्फ एक वजह से धरना नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोगों में गुस्सा था, अवाम में पुलिस के खिलाफ मजीद नफरत बढ़ सकती थी, मगर इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। और नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि इमरान खान ने आज़ादी मार्च बहुत पुरअमन तरीके से अंजाम को पहुंचाया, जबकि इसके बरक्स किसने इंतशार फैलाया, किसने घर घर पुलिस गर्दी करवाई, ये सबके सामने है।
अब इमरान खान का मुतालिबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द नए इलेक्शन करवाए और इमरान खान ने इस हवाले से हुकूमत को डेडलाइन भी दे दी है। लेकिन अगर हुकूमत इमरान खान के मुकर्ररा अल्टीमेटम पर नए इलेक्शन की कॉल नहीं देती तो फिर इमरान खान दोबारा से इस्लामाबाद की जानिब मार्च की कॉल दे सकते हैं, जिसपे हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि अब की बार तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत के बकौल इंतशार का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से हुकूमत का महज बहाना है, क्योंकि इमरान खान जब मार्च करेंगे तो अवाम का समंदर भी उनके पीछे होगा, जो हुकूमत की गैर मकबूलियत को बेनकाब करेगा। अब इसीलिए हुकूमत अपनी खोई हुई साख को पर्दे में रखना चाहती है, लेकिन हकीकत पर ज़्यादा देर तक पर्दा कहाँ रहता है। और जैसा कि इसराइली सदर ने खुद ये राज अफशा कर दिया कि गुज़श्ता हफ्ते उनकी पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम से मुलाकात हुई जो एक वफ्द के साथ आया था। इस पर इमरान खान ने कुछ और भी कहा है, वो क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने, इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, ये भारत से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेगी। एक तस्वीर आई है कि एक सरकारी मुलाजिम एक वफ्द के साथ पहली बार इसराइल गया। ये एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला तनख्वाहदार मुलाजिम है जो पाकिस्तान टेलीविजन में काम करता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत कश्मीरियों की कुर्बानी को भी बेचेगी, भारत से कश्मीरियों के खून पर समझौता करेगी। अच्छा, ये इमरान खान ही थे ना जिन्होंने किसी भी मजमूम काम का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते हुए अवाम पर और बैरूनी जो कुव्वतें हैं उन पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन को इसका हक़ नहीं दिया जाता तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचते, बल्कि वो दुनिया भर के मुसलमानों का दुख और दर्द रखते हैं। और बिलखुसूस जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इमरान खान वहाँ वहाँ उन मजलूमों की आवाज़ बने। अच्छा, इमरान खान पेशावर में थे, उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का आगाज़ भी पेशावर से किया था, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत था और उन्होंने उनके मार्च को अवामी वसाइल से जोड़ते हुए बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए मार्च किया था। मरियम का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। सुना आपने मरियम की ज़बान और लहजे को, वो किस तरह की ज़बान इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ। जब इनके खिलाफ़ कोई बात करता है तो फिर नून लीग वाले औरत कार्ड का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। भला कोई मरियम को भी ये समझाए कि वो इमरान खान के खिलाफ इतना जहर उगलते वक्त एहतियात से काम किया करें, क्योंकि इज़्ज़त तो मर्द की भी होती है, सिर्फ औरत की होती है। और फिर दूसरी जानिब जो जज्बात हैं वो भड़क उठते हैं, फिर नून लीग को तकलीफ़ होने लगती है। और मरियम साहिबा अब इमरान खान के इनकलाब का मजाक कैसे उड़ा सकती हैं। आप लोगों के अपने जलसे बड़े मुश्किल से होते हैं। इमरान खान ने कामयाब मार्च के चले, कुछ नहीं तो ये तो माने कि कामयाब मार्च किया, बड़े दिल के साथ माने, और लोगों का समंदर भी उनके साथ था, नजर आ रहा था, जो इस बात का सबूत है कि इमरान खान का अवामी मार्च अवाम के लिए था, जिसको अवाम ने भी भरपूर तरीके से कामयाब बनाया। अच्छा, अगर हुकूमत जोर ज़बरदस्ती पकड़ धकड़ ना करती, ज़रा सोचिए, तो क्या अवाम का समंदर और भी ज़्यादा ना होता? यकीनन होता। पकड़ धकड़ में आप लोग वैसे बहुत मास्टर हैं, रोक टोक और आमरीत के झंडे गाड़ना ही तो नून लीग का असल मकसद है। अच्छा, मरियम कहती हैं कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल अपने मार्च में इस्तेमाल किए और इसी पैसे से खैबर पख्तूनख्वा में अस्पताल बन सकते थे। और मरियम साहिबा, हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो कौम के पैसों से बाहर के दौरे करे, जो कौम के पैसे से बाहर इलाज करवाए। और रही बात अस्पताल बनाने की, तो आप तो ये बात ना करें एटलीस्ट, क्योंकि आपके मुंह से बात अच्छी ही नहीं लग रही। आप लोगों को इतनी बार हुकूमत मिली, आपने कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पे आपके वालिद मोहतरम इलाज करवा लें, जज करवाने में खुशी महसूस कर लें या सुकून महसूस कर लें, सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ मेरा इलाज बेहतर हॉस्पिटल में हो रहा है। और वैसे भी आपको तो मीडिया मैनेज करके ही असल खुशी मिलती है। और ये मरियम साहिबा की एक और ये जो मुबैना ऑडियो, इसका ताज़ा तरीन क्लिप ज़रा देखिए, जिसमें वो एक बार फिर से अपनी मन मर्जी के मुताबिक मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करना चाहती। ज़रा देखिएगा, मतलब हाथ बांधे हुए, अभी इनके हाथ अगर बांधे हुए हैं तो ये देखें ये सूरत हाल है। अगर मजीद खोल दिए जाएंगे हाथ तो पता नहीं क्या हो जाए। अब ये देखो ना, इदारों को कंट्रोल करना नून लीग की रवायत रही है, कोई नई बात नहीं है। जब जब नून लीग को इक़्तिदार मिला है, नून लीग ने इदारों को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया, क्योंकि नून लीग की आला क़यादत कभी भी अपने खिलाफ कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होती है। ये लोग निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। और अब शहबाज शरीफ पर FIA में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो चल रहा है, उन पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है। उनके अहले खाना का नाम भी इस केस में शामिल है। लेकिन पूरी कौम ने देखा कि कैसे हुकूमत इस केस पर असरअंदाज हुई। इसका इंकशाफ FIA के अंदर से भी किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ कैसे FIA पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। अब इसी तरह वो नून लीग जो पहले पीका कानून पर बहुत बातें करती थी, इसे इज़हार राय की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला तस्वुर करती थी, वही नून लीग आज चंद मीडिया हाउसेस को निशाना बना रही है, क्योंकि वो हक सच की बात करते हैं।
और हक सच की आवाज़ नून लीग कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अब नून लीग की नायब सदर की ऑडियो वीडियो लीक करने की एक तारीख रही है, वो अपने मुखालिफिन की जो भी ऑडियो या वीडियो जारी करती हैं वो फेक ही निकलती है, क्योंकि जालसाजी में नून लीग ने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। लेकिन जब भी मरियम की अपनी कोई ऑडियो लीक होती है तो वो असली निकलती है, और उन ऑडियोज़ में मरियम साहिबा मीडिया मैनेजमेंट का सबक पढ़ाते हुए नजर आती हैं। यानी अपनी मर्जी के मीडिया हाउसेस को कितना नवाजना है और अपने खिलाफ बोलने वाले मीडिया चैनल्स का कैसे गला दबाना है, ये सारी मनसूबाबंदी मोहतरमा ये करती हैं जिनका नाम है मरियम नवाज साहिबा। और अब नून लीग के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद ये मरियम साहिबा फिर से एक्टिव हो गई हैं और फिर से अब ये चाहती हैं कि मीडिया मैनेजमेंट शुरू करते हैं जल्द अज जल्द। और इसी चक्कर में इनकी एक और ये जो मुबैना ऑडियो है कॉल है ये लीक हो गई है, और मरियम को इस मुबैना लीक ऑडियो कॉल में कहता हुआ सुना जा सकता है कि मैं मीडिया मैनेज कर रही हूँ, मेरे हाथ क्यों बांध कर रखते हैं, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें, उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। वैसे मरियम साहिबा आपके हाथ पांव कौन बांधेगा, कौन करेगा ये जुर्रत? आप अपनी मुबैना ऑडियो में अपने हाथ पांव बांधे जाने का रोना रो रही हैं, जबकि हकीकत में मरियम अपनी पसंद का सच सुनने के लिए मखसूस मीडिया हाउसेस के हाथ पांव बांधने का इंतजाम कर रही हैं। अब मेरा मरियम नवाज को एक मुखलिसाना मशवरा है कि मरियम साहिबा आपको सियासत छोड़कर मीडिया मैनेजमेंट का लेक्चरर बन जाना चाहिए। यकीन जानिए आप इस फील्ड में बहुत कामयाब होंगी, और जो स्टूडेंट हैं तालिब इल्म वो भी आपकी मैनेजमेंट से खूब फ़ायदा उठा सकेंगे। अब मरियम औरंगज़ेब भी वैसे परेशान ही होंगी, मतलब इजहार बेचारी करेंगे ना करें लेकिन परेशान होंगी। क्यों? मरियम औरंगज़ेब साहिबा परेशानी के आलम में सोच ज़रूर रही होंगी कि वो वज़ीर इत्तलात हैं या फिर मरियम नवाज साहिबा वज़ीर इत्तलात हैं जो इस वजारत को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में लिए हुए हैं। ना मरियम नवाज किसी सरकारी ओहदे पर है, ज़रा सोचें, ना इनफरादी सतह पर हुकूमत का हिस्सा है, फिर भी मीडिया को काबू करने से बाज नहीं आ रही। मरियम साहिबा का पता नहीं फेवरेट काम है मीडिया को मैनेज करना। अब सवाल ये भी है कि दीगर इत्तेहादी जमातों के बड़े बड़े रहनुमा भी मरियम की इस बिला वजह मुदाखलत पर आंखें मूंदे हुए खामोशी का रोज़ा रखने वाले खुद को क्या कहते थे, जमहूरियत का चैम्पियन कहा करते थे। अब क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप कर गए हैं? अच्छा दिन पहले भी मरियम नवाज की एक ऑडियो जारी हुई थी जिसमें वो मनपसंद चैनल्स को ज़्यादा इश्तिहारात से नवाजने की और जो मुखालिफ चैनल्स हैं उनको इश्तिहारात ना देने की हिदायत दे रही थी। और जब मरियम की ऑडियो मंजर आम पर आई थी, याद होगा आपको, मरियम साहिबा से पूछा गया था इससे मुतालिक, तो हैरान कुन तौर पर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था, तस्लीम किया था कि हाँ वो पार्टी का मीडिया सेल चलाती हैं, और उन्होंने इस बात को भी माना था कि उन्होंने अपनी मीडिया टीम को हिदायत की थी कि वो उन चैनल्स को इश्तिहारात ना दें जो नून लीग के खिलाफ खबरें दे रहे हैं। अच्छा, मरियम का उस वक्त ये कहना था कि मैं इस हवाले से अपनी सफाई में, अपने दिफा में ये झूठ नहीं बोलूँगी कि ये मेरी ऑडियो मैनिपुलेट की गई या फिर ये मेरी ऑडियो है ही नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि ये मेरी ऑडियो जाली है। और मरियम ने अपने एतराफ़ी बयान में ये तक मान लिया कि ये बहुत पुरानी ऑडियो है। अब मरियम ये अपनी ताज़ा जो मुबैना ऑडियो है इसके बारे में तरदीद करती हैं या तस्दीक करती हैं, मरियम पर है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड और मरियम का माजी में किया जाने वाला जो एतराफ़ है वो साफ साफ ये बात बताता है कि वो मीडिया हाउसेस को कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाना। अच्छा, एक ऐसी ही मुबैना ऑडियो कॉल जो नून लीग वाले शेयर करते रहे जिसमें यह शोर किया जा रहा था कि जी इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक के दिनों में जरदारी साहब से मदद मांगी थी, और इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने रद्द-ए-अमल दिया था कि ये जो मुबैना ऑडियो है, ज़रा उनका रद्द-ए-अमल का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस ऑडियो को फेक करार दे दिया और ये भी चैलेंज किया है कि हुकूमत के पास इस हवाले से कोई सबूत हैं तो वो सामने ले आए। अच्छा, कुरैशी साहब के कहने का मतलब साफ़ है, बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जरदारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, दूसरे साहब भी यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे पूछ लें, कंफर्म कर लें कि ये बात सही है या नहीं है, दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, इमरान खान वैसे भी किसी से क्यों मदद मांगेंगे, और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी कि वो इमरान खान की हुकूमत बचाने में कोई मदद कर सके। ये सरासर बचकाना सी बात लग रही है। अच्छा, कुरैशी साहब बिल्कुल शायद ठीक ही फरमा रहे हैं कि सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इमरान खान भी मौजूद हैं, और सबको आमने सामने कर लें तो पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और महज हवा में तीर चलाने से तो काम चलने वाला नहीं, और ना ही ये चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान खान ने बता दिया अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो इस बार वो पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। अगर तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो हिकमत अमली क्या होगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने बता दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो इस बार वो पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे, और अगर तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो हिकमत अमली क्या होगी।
हुकूमती इत्तेहादी बिगड़ती हुई जो मईशत है दुरुस्त करने के लिए पेट्रोल की कीमत कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा नाकाम क्यों होते हुए नज़र आ रहे हैं। शहबाज हुकूमत फौरी इंतखाबात से आखिर क्यों घबरा रही है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक मुआवने खुसूसी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास साहब। ऑन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑन साहब, सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें हैं कि आपके लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की? बीबी, हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें वहां पे जो हमने लॉन्ग मार्च करना है उसकी प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल मिल जाएगी। हैविंग सेड दैट, जो आज से 4 दिन पहले जिस किस्म की बर्बरियत हुई है उसके मुकाबले में मैं सुप्रीम कोर्ट खुद भी जज कर सकता है कि ये कोई तहरीक इंसाफ का मार्च नहीं था, ये एक आम पाकिस्तानी का मार्च था जिसमें माएँ भी आई, बहनें भी आई, बेटियां भी आई, बुजुर्ग भी आए, और जिस किस्म की शेलिंग की गई, यानी कि एक तफरीक होती है ना कि मैं पीटीआई का वर्कर हूं, आप मुझे डंडे मारो, आप शेलिंग करो, आप गिरफ्तार कर लो, आप जेलों में बंद कर दो, ये तो चलो ठीक है, मैं पॉलिटिकल वर्कर। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी के साथ आप ऐसा करेंगे जो सिर्फ एक इस मुल्क की मट्टी की मोहब्बत में डी चौक में खान साहब को देखने के लिए आया था, तो उसके लिए तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को रिएक्शन देना पड़ेगा। अगर मैं समझता हूं कि इसका 0% चांस ऐसा ना हो, लेकिन अगर नहीं होता तो इन दैट केस आई कैन एश्योर यू दैट हम इस दफा तैयारी के साथ आएंगे। हम ये नहीं हो सकता कि हम हर दफा आए। ये देखिए 3.5 साल में मौलाना फजल रहमान 2 दफा यहाँ पे आया था, मरियम नवाज 2 दफा आई है, बिलावल भुट्टो जरदारी 1 दफा है, और तो और रेड जोन के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने यही राना सनाउल्लाह, ये जो गली के नुक्कड़ का जो पटवारी है, यही खड़ा होकर वहां पे बयान देता रहा था और हमारे खिलाफ तकरीर करता था। हमने कभी एतराज नहीं किया था। और रेड जोन के अंदर आज जब हम डी चौक पे आ रहे थे जो कि रेड जोन से बाहर है, वहां उसको एतराज था। सो इस दफा हम तैयारी के साथ आएंगे। आप डंडे मारें, आप शेलिंग करें, आप गिरफ्तार करें, आप कंटेनर रखें, दुनिया की कोई ताकत इस दफा रोक नहीं पाएगी आपको। और एक दफा हम वहां पे आ गए तो पाकिस्तान पूरा उमड़ के आएगा। ये भी बात बड़ी सिंपल सी है। ये अब तहरीक बहुत पॉलिटिकल लेवल से ऊपर चली गई, अब ये पाकिस्तान की तहरीक बन चुकी है। सो गवर्नमेंट के किसी किस्म के हथकंडे, चाहे सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल आए या ना आए, हमें रोक नहीं सकेंगे। लाइमल जरूर तब्दील हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल हो तो फिर हमने क्या करना है, और अगर वो अप्रूवल ना हुई तो उसके नतीजे हम क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा रिस्पॉन्स चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन हमारा लाइमल बहुत स्ट्रेट है। हम इस्लामाबाद जरूर आएंगे जब खान साहब प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और ये ज़रा बताइए कि हुकूमत और इसके जो इत्तेहादी हैं, जिस महंगाई का और ख़ास तौर पे कहते हैं तो तबाह हाल मईशत, इसका बहाना बनाकर हुकूमत में आए थे, तो अब जो सिचुएशन है महंगाई की, मईशत की, अब ऐसे लग रहा है कि जी इनसे मईशत नहीं संभल रही है। IMF की शराइत भी मान रहे हैं, मगर इसके बावजूद नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते, और आप लोग नए इंतखाबात ही चाहते, तो फिर क्या हाल निकलेगा नए इंतखाबात के लिए? देखिए बीबी, जिद की तो कोई आखिर नहीं है। अभी 30 रुपए लीटर बढ़ाया, 20 रुपए लीटर फिर बढ़ाने जा रहे हैं कल या परसों के अंदर। 50 रुपए लीटर जब तेल बढ़ जाएगा, तो आपको याद होगा 3.5 साल में जब कभी हमारी दौरे हुकूमत में तेल की रेट प्राइसेस बढ़ी थी, तो वो एक उंगलियां हिला हिला के कहता था, वो जो आज का चीफ मिनिस्टर है, कि जी 12 रुपए इमरान खान ने तेल बढ़ा दिया, कि इमरान खान के दिल में दिल नहीं है वहां पे, इस अवाम की तकलीफों को वो समझ नहीं सकता। आज 30 रुपए उसके चचा, उसके बाप ने बढ़ा दिया है, इसके दिल में सीना नहीं है ना, इसके बाप के सब में दिल में सीना है। सो पॉइंट ये है कि ये इसके साथ जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिद करके बैठे रहे आखिर कब तक। सो इट्स नॉट द फ्यूल प्राइसेस, डॉलर्स भी बढ़ेंगे, इसके साथ डॉलर का रेट भी बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। इसका इंपैक्ट ये है कि आज इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में आटा अवेलेबल नहीं है। इन्होंने जो तरीका, जो सस्ता आटा की स्कीम बनाई है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आम बंदा वो आटे का थैला 800 रुपए में ले ही नहीं सकता। तो नो मैटर व्हाट चीजें इनके हाथ से निकलती जाएंगी। कितना सा जिद करके बैठ सकते हैं, ये इसको मैं वो नहीं कर सकता, बट आई कैन अश्योर यू दैट अब ये एक मॉरल किस्म की एक्सेप्टेबिलिटी होती है। जब कोई हुकूमत इलेक्शन लड़ती है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, वो इलेक्शन जीतती है, फिर वो उसमें वजीर आजम इलेक्ट होता है, फिर वो हार्ड डिसीजंस करती है कि मैंने ये हार्ड फैसले करते हैं, और अवाम भी उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे 3.5 साल में हमने हार्ड फैसले किए और पूरी अवाम हमारे साथ, कहीं पे हमसे नाराज भी, कहीं हमारी पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे भी गया, लेकिन ये नहीं आया कि हम गलत फैसले कर रहे थे। पीपल न्यू इट कि हमारे पास मैंडेट है फैसले। इस हुकूमत के पास वो जो एक वो जैसे मॉरल मैंडेट होता है, वो मौजूद नहीं है हार्ड फैसले करने का, और अगर करते भी हैं तो लोग हमेशा इसको क्वेश्चन करेंगे। सो बेहतर यही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचने के लिए इलेक्शन का ऐलान करें, इस पूरी कौम को इस कैफियत से बाहर निकालें, एंड लेट द पीपल डिसाइड। पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें। अगर आप इतने मकबूल हैं और तमाम की तमाम जमातें, ये जो चूरन पूरा इकट्ठा बना हुआ है, ये सारे इतने मकबूल हैं, आपस में सीट एडजस्टमेंट करें और दोबारा हुकूमत बना के आ जाए, कौन सी चीज रोक रही है। लेकिन क्योंकि इसे मुफ्त माल बना हुआ है, एक हुकूमत चलती चलती गाड़ी मिल गई है, सबको मजे आने शुरू हो गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाप और MKM ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज
आने वाले दिनों में अपनी किस्मत का फैसला खुद करने जा रही है, क्योंकि वैसा गवर्नमेंट के साथ खुश नहीं है। किस मौके पे जाके उसको छोड़ दी ये क्या मैं डिफाइन नहीं कर सकता, पर ये वक्त बहुत करीब है। अच्छा ऑन साहब, ये शहबाज हुकूमत में पाकिस्तानी वफ़द की जो इस्राएली सदर से मुलाकात हुई है, इस पर इमरान खान साहब ने हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है। अब मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब को कहा है कि जी पाकिस्तान में वाहिद शख्स तुम हो जिसका इसराइल से बराह रास्त ख़ानदानी वास्ता है, क्या कहेंगे इस बात पर? अच्छा, ये आपको शायद याद हो, आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले एक किसी अपना इजरायली न्यूज़पेपर ने शायद कोई आर्टिकल छापा था। उस बेस पे पूरी अपोजिशन ने आकर जी इमरान खान साहब का इजराइल से ताल्लुक है और रीजन ये कि जुल्फी बुखारी शायद इजराइल गए, और हम उसके जुल्फी बुखारी का पासपोर्ट निकाल के आ गए, यानी कि पाकिस्तानी और ब्रिटिश पासपोर्ट दोनों दिखा दिए कि हजूर वो नहीं गया, लेकिन इन्होंने हमारी ऐसी तैसी फेर के रख दी कि नहीं इमरान खान साहब का ताल्लुक है, जुल्फी बुखारी गया था। आज तो एक फोटोज नजर आई हैं कि 2 अदद खवातीन जो कि उस वक्त इजरायली सदर से मिले, और इजरायली सदर ने खुद कहा, आज से कल या परसों में डेवोस में कहा था कि मेरी मुलाकात हुई है मुसलमानों जिसमें पाकिस्तानी वफ्द भी शामिल है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये इसराइल के सदर की स्टेटमेंट है कि मेरी पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात हुई है और मैं नॉर्मल रिलेशन करने जा रहा हूं। अब इसको डिफाइन करके देखें, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो गवर्नमेंट ने देनी है। अब मैं कहूं कि आज एक्सप्लेनेशन दें और ऊपर से मरियम नवाज कहती नहीं जी इमरान खान साहब को तो बहुत पुराना ताल्लुक है, यानी कि आज से 30 साल पहले एक शख्स ने एक शादी की थी जिसके बाद इन्होंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी, यानी कि उसकी जो अपनी मैरिटल लाइफ है वो बर्बाद कर दी। आज फिर वो पुराने उठाने लें और जिस पे जो इल्जाम है वो क्लियर नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि इनको कुछ नहीं आता सिवाय इल्जाम तराशी के अलावा, और अगर याद रखिएगा ये इल्जाम तराशी में किस हद तक जा सकते हैं इसकी कोई अखीर नहीं है। ये इंसानों की जान ले भी सकते हैं, चाहे वो FIA का डायरेक्टर हो, चाहे नैब में लोग काम करते हो, चाहे पुलिस में लोग काम करते हो। इनके लिए सिर्फ अगर चीज मैटर करती है वो है इस पे हुकूमत वापस आना। उसके लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दें, उनकी मैरिटल लाइफ बर्बाद कर दें, कोई चीज पैरामीटर इनके रेड फ्लैग्स इनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करते। अच्छा ऑन सब हुकूमती तर्जुमानों का ये कहना है कि जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ अगर धमकियां देंगे तो कोई बात नहीं होगी, और अगर हुकूमत आप लोगों से रब्ता करती है नए इंतखाबात और निगरान हुकूमत के क़याम के लिए, तो क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी? आप लोग आमादा होंगे? अच्छा, जहां तक धमकियों की बात है वो अपनी जगह पे कायम है। धमकी प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना यह था कि अगर इस्लामाबाद में एक पुरअमन प्रोटेस्ट होने जा रहा है तो ब्यूरो अपने जो पुलिस है फोर्स ने उसने एक्सेसिव फोर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की, यानी कि उसने कहा ना कि यार तुमने शेल इस्तेमाल करना है, तो 15,500 शेल उन्होंने डी चौक में फायर कर दिया। अब 15,500 शेल इंसान की एक अपनी लेवल होती है, यकीन जानिए मैं डॉक्टर साहब बता नहीं सकता, मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा एथलीट समझता हूँ, मैं गिर पड़ा वहां पे, मतलब आई कुड नॉट बेयर इट। मैं डी चौक पे सबसे पहले पहुंचा था लेकिन वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, अब आप देखिए हमारी धमकी का लेवल ये है कि जी आईजी पुलिस या तुम लोग जो एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो हम भूलेंगे नहीं। इसी के मुकाबले में अब आप उससे कंपैरिजन करें, मरियम नवाज जो धमकी देती है, यानी फौज से शुरू करती है, फौज से आती है सुप्रीम कोर्ट तक आती है, उसके बाद राणा सोनावाला चीफ सेक्रेटरी पंजाब से शुरू करता है, और उसके बाद FIA के डायरेक्टर से धमकियां देता, पूरी पॉलिटिकल जमात ऊपर से लेके नीचे तक। जहां पाकिस्तान में जब ये लोग बाज आ जाते हैं तो इनका वो भगौड़ा बैठा है इस वक्त लंदन में, वो शुरू हो जाता है, वो तो बाकायदा नाम लेके धमकियां देता है, कोई बात ही नहीं करता। यानी एक तो यहां पे पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि यस हम भी एक पॉलिटिकल जमात है, हम बिलीव करते हैं कि यस किसी मौके पे आके हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठना पड़ेगा, कई चीजों पे बात करनी पड़ेगी, इतने कोई इनसेन हम नहीं है, लेकिन उसके लिए माहौल यकीनन गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। इस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट है जो जिस भी तरीके से वहां पे पहुंची है, ये माहौल उनको बनाना पड़े। अगर वो हमें डंडे मारे, हमें शेलिंग करें, हमें गिरफ्तार करें, कंटेनर्स रख दें और यहाँ पे लोगों के घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें और उसके बाद कहें जी आप बैठ के बात करें, ये तो नहीं हो सकता ना। आपको एक माहौल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद बैठ के बात कर लें। हम बिल्कुल तैयार है, अगर एज लॉन्ग एज इलेक्शन की बात हो, टाइमिंग पे बात हो सकती है। इन्होंने जो मेन इशू थे वो तो रिजॉल्व कर लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स को भी खत्म कर दिया, वोटिंग मशीनें खत्म कर दी, ओवरसीज पाकिस्तानी खत्म, पीछे बच के आ गया, नैब को अमेंडमेंट कर लिया इन्होंने, केपी का और पंजाब का। एक सवाल है, आपके जवाब से एक सवाल जहन में आता है, सुनने वालों के जहन में भी आएगा, आपके जहन में भी आएगा, मेरे जहन में भी आया कि आप कह रहे हैं जी इन्होंने जो सारे मामला थे अपने जो ठीक करने थे वो ऑलरेडी ये इन्होंने करने शुरू कर दिए, और ये जो आप लोग जब इस्लामाबाद मार्च के लिए गए थे, जब इतनी शेलिंग हुई, जो भी मामला थे, मैदान जंग बना रहा इस्लामाबाद, बल्कि बाकी शहर भी अगर देखा जाए, फिर
आप लोगों ने धरने का कहा था लेकिन धरना नहीं दिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा हालात कशीदा हो सकते थे, इसलिए धरना नहीं दिया, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद भी शायद प्रेशर पड़ा तो जल्दी जल्दी ये फैसले लेना शुरू कर दिए गए कि जो मामला सही करने थे इलेक्शन से पहले। अच्छा, अब जो महंगाई हो रही है, अब सुना आगे मजीद होगी, तो ये चीज़ तो नून लीग का वोट बैंक भी मुतासर करेगी ना। पीपल्स पार्टी तो शायद बैक पर रह के फायदा ले जाए, ज्यादा नून लीग फ्रंट पर है, नून लीग को नुकसान होगा, तो जल्द इंतखाबात तो इनके भी फायदे में जाते हैं। पार्टी का जो बर्डन है ना वो तो बड़ा सिंपल क्लियर है। ये तो जरदारी साहब ऐसे हैं कि साइड में बैठे गन्ने चुप रहे और सारा का सारा वजन जो है वो इस वक्त नून लीग के ऊपर जा रहा है, इसमें कुछ भी कोई नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट कि अगर वहां पे उसने जो ये जितना मामला तय कर लिए थे, जहन ये भी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऐसी तो जरदारी साहब को स्मार्ट मूव का माहिर नहीं कहा जाता ना। स्मार्ट मूव का माहिर, लेकिन उसका बात देखे ना, उसने किस तरीके से सबको पागल बना दिया इनको, कि सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा करके अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, और सारा जो मजा था, ये तो तकलीफ थी, जो बर्डन थी, वो नून लीग के पास आ गई। लेकिन नून लीग वाले भी बच्चे कोई नहीं है, मतलब इन्होंने भी सियासत में इसी तरह है। इशू ये है कि ये जब कभी एक दूसरे को अंदाजा हो गया ना कि वजन किसके पलड़े में ज्यादा है और मजे कौन ज्यादा ले रहा है, ये उसी वक्त इलेक्शन का फैसला करते हैं। ये हो नहीं सकता कि कीमतें बढ़ने का सारा बर्डन नून लीग ले और पीपल्स पार्टी, ऐसा होने लगा। और इट टेक्स जस्ट वन वोट। तो जल्द इंतखाबात उनके हक में भी जाते हैं। सिर्फ एक वोट खड़ा है, वो कभी ऊपर नीचे हो गया, किसी एक इत्तेहादी की मुरादें पूरी ना हुई, उसने उठ के चला। अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, ओन अब्बास मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। ओन अब्बास भी मेरे साथ मौजूद होंगे और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन भी मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन इस दिन अदालत क्यों नहीं गए थे और उनको किसने क्या पैगाम दिया था। इन बातों का जवाब उन्हीं से लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं FIA के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन। बहुत शुक्रिया सिकंदर जुल्करनैन साहब ज्वाइन करने के लिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको अचानक किसने फ़ोन करके मना किया कि अदालत में पेश ना हो, और फिर आपने अदालत को पेश ना होने का क्या पैगाम दिया? कोर्ट को बस सिर्फ पैगाम ये था कि मुझे मना कर दिया गया है पेश होने से, कि जी आपने कल नहीं आना केस में, क्योंकि दे आर लाइकली टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड CM, और आप ना आइएगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अच्छा सिकंदर साहब, ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि जी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत ही ठोस शवाहिद मौजूद थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वाकई FIA के पास नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद है इस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में? देखिए जी, केसेस तो अगर केसेस प्रोसिक्यूशन से थ्रू होकर कोर्ट में आया था तो उसमें कुछ था ही ना, तो अभी सब जुडिस है, इस पर आप बात करना मुनासिब नहीं है ज्यादा। अब कोर्ट में सब जुडिस है, लेट द कोर्ट डिसाइड इट। ठीक है जी। अच्छा, डॉक्टर रिजवान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि जब से ये नई हुकूमत आई थी तो इस केस की वजह से बहुत प्रेशर में थे वो, तो आपकी उनसे मुलाकात और बात होती थी इस केस के बारे में, तो कभी उन्होंने कुछ आपसे कहा, प्रेशर के बारे में कुछ शेयर किया हो? देखिए, जब तक हम केस में काम कर रहे थे वो और मैं पेश हो रहा था कोर्ट में, तो मुलाकात तो हमारी डिस्कशन तो होती थी केसेस पे। तो जब फिर ये सारा सिलसिला चला और वो उनको ले ऑफ कर दिएगा तो थोड़े से अपसेट तो थे, फिर उन्होंने राब्ता नहीं किया और खासे परेशान थे। देखिए, एक ऑफिसर को आप एकदम सीट से हटा दें तो हटने का तो प्रेशर होता है ना कि जी मुझे पता नहीं क्यों हटा दिया गया। अल्लाह बेहतर जानता है, वो मरने वाले जो वफात पा गए हैं डॉक्टर रिजवान वही जानते थे, या अल्लाह जानता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था या नहीं था। जी सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा ऑन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने सिकंदर जुल्करनैन को भी सुना, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब इंकशाफ कर रहे थे कि जी उनको पैगाम दिया गया है कि मुल्जिमान शहबाज शरीफ और हमजा दोनों वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला बनने वाले हैं, इसलिए आप अदालत में पेश ना हो। अब क्या कहेंगे कि ऐसे होगा इंसाफ इस मुल्क में? ये इनका पुराना वतीरा है, और ये याद रखिएगा, ये किसी चीज से नीचे एक पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और नीचे एक SHO से लेके IG तक हर बंदा इनके कंट्रोल में। समहाउ ये वो शैतान है जिसके हाथ में तमाम लोगों की गर्दन आई होती है। और तो और वो मरियम ने एक दिन जाना था उम्रे के ऊपर, आपको याद है? उस दिन एक दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में 3 बेंच बने थे,
पहले सिंगल बेंच बना, उस जज साहब ने माजरत कर लिया, भाई मैंने सुनना, क्योंकि वो इजाजत दे नहीं सकता था उसको उम्रे पे जाने की, और अगर देता तो प्रेशर आना था। उन्हें अगर ना करता हूं तब मरते और हाँ करता मरते। दो जजेस का बेंच बन गया दोपहर 2 बजे, उन्होंने माजरत कर दी, शाम को 5 बजे फुल बेंच बन गया कि इसको इजाजत दे। यानी कि इनके लिए सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा होता है उसकी वजह बड़ी सिंपल है, किसी की वीडियो इनके पास है, किसी के केसेस इनके पास है, किसी की ऑडियो रख के बैठे हुए हैं, किसी के बच्चे को नौकरी लगवाई है, किसी को पैसा दे के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। यानी कि दुनिया जहान का जो मकरू चेहरा है ना सियासत का, वो इन लोगों ने अपनी लपेट में रखा हुआ है। अब एक जुल्करनैन वो जो प्रोसिक्यूटर उसकी क्या औकात है, यानी वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ केस सुनना हो, एक 2.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला कितना एक प्रेशर बर्दाश्त। आपको याद है वो जो एक बीबी गई थी आज से कोई 2-2.5-3 साल पहले दुबई जा रही थी, तो किसी शख्स ने उसको एयरपोर्ट कराची गिरफ्तार कर लिया, 6 महीने बाद उसकी लाश मिली थी। यानी कि यहां तक कि इनकी जो खवातीन है या खातून अव्वल होती हैं, उनको को चेक कर ले तो उसको कत्ल करवा देते हैं। जहां पे किसी की जिंदगी ये औकात है, वो बेचारा गरीब प्रोसिक्यूटर ने करना क्या है। बीबी आपको अंदाजा नहीं है कितने बड़े माफी हैं, ये कितने जालिम लोग हैं, ये लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ कर सकते हैं एक सियासत और इक़्तिदार के चक्कर में। ये तो अल्लाह शुक्र करे कि अल्लाह ने इमरान खान जैसा एक तीसरी कुव्वत पाकिस्तान में पैदा की, जिसने इनके मकरू चेहरे को एक्सपोज कर दिया, इनकी इस पॉलिटिकल स्ट्राइफ को उसने एक स्ट्रगल आके चलाई जिसमें पता लगा ये लोग करते क्या है। वरना अब तेरी बारी, अब मेरी बारी, अब तेरा बेटा, अब मेरी बेटी, अब तेरा भाई, अब मेरा भाई। इससे अलावा कभी आपने सुना होगा इतनी बड़े बड़े हमें भाषण देते जमहूरियत के, अपनी औलाद से बढ़ के इन्होंने कभी सियासत नहीं देखी। जायदादें पूछने भाई इस तरह करते 20 साल में अपने टैक्स रिटर्न्स निकाल लें कि 20 साल पहले तुम्हारी जायदाद कितनी थी, अब कितनी है। नहीं, ये बात यहां पब्लिकली करने की नहीं है। एक शख्स इसमें अपने पब्लिक टैक्स रिटर्न दिखाने को तैयार नहीं। वहां आप कहते हैं एक प्रोसिक्यूटर, बीबी इसको तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने खान साहब जैसा बंदा पैदा किया जो इनके खिलाफ अकेला खड़ा है, वरना ये सिस्टम, इनका पूरा सिस्टम इनके गर्द गिनता है। ये तो इमरान खान ने को अल्लाह ने रखा हुआ बचा हुआ है, वरना इनसे बचना इस जहान, इस मुल्क में नामुमकिन है। बीबी जी बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।